नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 7th क्लास का पार्ट नंबर 6 पुनर्गठन का काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि जो हम चैप्टर पढ़ते हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। पुनर्गठन का मतलब होता है किसी व्यवस्था या संगठन को नए सिरे से व्यवस्थित करना। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है या कोई व्यवस्था है, उसको दोबारा से उसका निर्माण करना, दोबारा से उसको बनाना, तो क्या कहलाता है? वो पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, देखिए हम जो ये चैप्टर है, जब इस चैप्टर को समझेंगे तो हमें इसमें इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि मौर्योत्तर काल को कभी कभी पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, वह कौन से मूल्य और सिद्धांत थे जिन्होंने इस काल के सम्राटों का मार्गदर्शन किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार भारतीय समाज में समाहित होकर सांस्कृतिक संगम में योगदान दिया। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इन सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य और ध्रुव मौर्य साम्राज्य की अपनी यात्रा से लौटकर विश्राम कर चुके थे और अब एक नवीन साहसिक यात्रा के लिए उत्सुक थे। उन्होंने इतिहास काल यंत्र का उपयोग करने का निश्चय किया और एक नवीन ऐतिहासिक कालखंड में पहुंच गए। वहां उन्होंने विविध कलाकृतियों का एक संग्रह देखा जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। वे सोचने लगे कि ये कलाकृतियां किसी एक साम्राज्य की हैं या अनेक साम्राज्यों की। उनका अनुमान सही था। इस अध्याय में हम एक लंबे कालखंड की यात्रा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या 185 सामान्य शताब्दी पूर्व में हुई और उनकी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनेगा कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, ठीक है, उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो उसकी मृत्यु हुई थी 185 सामान्य शताब्दी पूर्व में। तो आप यहाँ से इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि आपके ये एमसीक्यू में आपको ये सहायता करेगा। ठीक है, और दूसरा कि उसकी मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? तो जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसकी मृत्यु पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। ठीक है, यह घटना मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण बनी। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, सम्राट अशोक के लगभग आधी शताब्दी पश्चात ही साम्राज्य का विघटन हो गया था। इस घटनाक्रम के उपरांत उपमहाद्वीप में अनेक नवीन राज्य उभरे जो पहले मौर्य साम्राज्य की अधीनता में शासन कर रहे थे। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र दुर्बल हो गया जिससे भारतीय उपमहाद्वीप बाह्य आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो गए। ठीक है, यानी कि देखिए जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, कि वो कमजोर हो गया और उसके कारण क्या हुआ कि जो भारतीय उपमहाद्वीप था वहां पे बाहर से आक्रमण कोई भी कर सकता था। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार यह काल पुनर्गठन का युग कहलाता है क्योंकि इस काल में पूर्ववर्ती क्षेत्रों का पुनर्गठन कर नवीन राज्यों का निर्माण हुआ जो निरंतर सत्ता की आकांक्षा में एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे। इस युग में भारत का मानचित्र विशेष रूप से परिवर्तित हुआ और जन सामान्य का जीवन भी। देखिए इसको यानी कि पुनर्गठन का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इससे पहले के जो क्षेत्र थे उनको दोबारा से निर्माण किया गया। ठीक है, क्षेत्रों को दोबारा से निर्माण करके एक नए राज्य का क्या किया गया? एक निर्माण किया गया। तो जिससे क्या था कि वहां से जो लोग थे एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे थे। और इसी टाइम में जब किसी भी व्यवस्था का दोबारा से निर्माण होता है तो क्या होता है कि जो मैप होता है, जो मानचित्र होता है, वहां पे भी परिवर्तन होगा और जो लोग थे उनके जीवन में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, देखो हम ये भारत का मैप देख सकते हैं। यह है कि पुनर्गठन काल के दौरान भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, ये आपका कुषाण वंश, इधर ये इंडो ग्रीक शासक थे, इधर आपके शक, इधर सुंग, फिर सातवाहन, चेदी वंश, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, और इधर ये आपका बंगाल की खाड़ी और दूसरा ये अरब सागर। ठीक,
अब नए राज्य क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए स्पर्धा कर रहे थे। इसके लिए कभी-कभी शांतिपूर्ण उपाय जैसे पड़ोसी साम्राज्य के साथ वैवाहिक गठबंधन या युद्ध के लिए सेना का प्रयोग जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा था। तो देखिए जो राज्य थे वो क्या कर रहे थे कि एक दूसरे से उनके पास कॉम्पिटिशन तो सही था, लेकिन साथ में वो कुछ उपाय भी कर रहे थे। जैसे क्या था कि पड़ोसी साम्राज्य के साथ में वैवाहिक गठबंधन या युद्ध के लिए सेना का प्रयोग। ठीक है। याद रखें कि जो क्षेत्र साम्राज्य की सीमा के पास थे उन पर अधिकार करने के लिए खींचतान मची थी, क्योंकि इन क्षेत्रों पर नियंत्रण का अर्थ था साम्राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाना। इन सभी राजनीतिक गतिविधियों के समानांतर कला, शिल्प और साहित्य के क्षेत्र में विकास में तेजी आई और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी समृद्ध हुआ। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि उपमहाद्वीप के प्रमुख राजवंश। उपमहाद्वीप में स्थित राजवंश कौन कौन से थे? सुंग वंश, चेदी वंश, सातवाहन, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। और उपमहाद्वीप के बाहर स्थित राजवंश कौन कौन से थे? इंडो ग्रीक, शक और कुणान। तो ये जो तीन थे ये उपमहाद्वीप के बाहर थे और ये उपमहाद्वीप के अंदर स्थित राजवंश थे। अब हम बात करते हैं सुंगों का उत्कर्ष। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग राजवंश की स्थापना की। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको पहली लाइन से मिलेगा कि सुंग वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है। तो सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक। और उत्तर एवं मध्य भारत के कुछ भागों पर इन्होंने शासन किया। ठीक है। यानी कि शुंग वंश के राजा उन्होंने कहाँ पे शासन किया था? तो उन्होंने किया था उत्तर मध्य और मध्य भारत के कुछ भागों पे इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। उन्होंने स्वयं को सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ नामक वैदिक अनुष्ठान किया। ठीक है। तो देखिए जो सुंगवंश के जो शासक थे इन्होंने अपने आप को सबसे अधिक शक्तिशाली कि हम ही सबसे ज्यादा, हमारे पास ही सबसे ज्यादा पावर है, इसके लिए उन्होंने क्या किया था? इन्होंने अश्वमेध यज्ञ नामक जो अनुष्ठान था वो किया था। यद्यपि उनका साम्राज्य पूर्ववर्ती मौर्य साम्राज्य की तुलना में छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने साम्राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा तथा ग्रीकों के साथ कुछ सैनिक अभियानों के बाद मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, परंतु तत्पश्चात सुंग साम्राज्य अधिक समय तक स्थायित्व नहीं पा सका और लगभग एक शताब्दी बाद ही इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो देखिए जो शुंग वंश था ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला था और एक शताब्दी बाद इसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया था। इस काल में वैदिक अनुष्ठानों और प्रथाओं का पुनरुत्थान हुआ, परंतु साथ ही अन्य दर्शनों और मतों का भी व्यापक प्रचार हुआ। तो जो शुंग वंश था उस समय क्या हुआ था? जो वैदिक अनुष्ठान थे और जो वहाँ की जो प्रथाएं थी उनका द्वारा से पुनरुत्थान द्वारा से वो जागृत हुई। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में क्या हुआ? जो और जो मत थे उनका भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक। तो वहां पे देख सकते कि अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए राजा राम, रामायण का एक दृश्य। ठीक है। अब देखो अश्वमेध यज्ञ क्या था? अश्वमेध यज्ञ एक वैदिक अनुष्ठान है जिसके द्वारा शासक स्वयं को एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता था। इस अनुष्ठान में एक घोड़ा सैनिकों के साथ स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। जिस क्षेत्र से वह घोड़ा बिना किसी चुनौती के पार हो जाता वह क्षेत्र यज्ञकर्ता राजा के अधीन माना जाता था। अगर किसी क्षेत्र के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो यज्ञकर्ता राजा की अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। यानी कि देखिए अश्वमेध यज्ञ क्या था? तरीके से एक राजा था, राजा ने घोड़े को छोड़ दिया कि जहां तक वो चला जाएगा उस सारी जमीन क्या होगी? उसी राजा की हो जाएगी। ठीक है। अगर उसको कहीं पे चुनौती मिलती थी तो क्या करना पड़ता था? राजा को उससे अपनी सर्वोच्चता साबित सिद्ध करने के लिए कि मैं शक्तिशाली हूँ, ये सिद्ध करने के लिए उससे राजा से युद्ध करना पड़ता था। ठीक है। संस्कृत इस काल में दार्शनिक और साहित्यिक रचनाओं के लिए एक प्रमुख लोकप्रिय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। क्या आपको कक्षा 6 की शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य में योग सूत्रों के कुछ अंश याद हैं? ये योग सूत्र इस काल में महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित किए गए थे। सुंगों ने साहित्य, कला और वास्तुकला का संरक्षण किया। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश शुंगकालीन कला का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी कि जो भरतूप स्तूप है वो कहाँ पर है? वह आपका मध्य प्रदेश में।
संभवतः इसका मूल निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ था। यानी कि जो भरतूप स्तूप है, इसका जो निर्माण हुआ था किसके काल में हुआ था? सम्राट अशोक के काल में हुआ था। किंतु सिंहों ने इसमें अत्यंत सुंदर वेदिकाएं तथा महात्मा बुद्ध के जीवन की कथाओं को दर्शाते हुए उत्कीर्ण शिल्प जोड़े। ये बौद्ध कला के प्रारंभिक उदाहरणों में गिने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो मध्य प्रदेश में जो भरतूप स्तूप है, उसमें किसके जीवन की कथाओं को दर्शाया गया? उसमें भगवान बुद्ध के जो जीवन की जो कथा है उनको दर्शाया गया है। देखो, कला में शुंगों का योगदान आप ये देख सकते हैं। अलग अलग तरह की जो चित्रकला है वो बनी हुई है। अब बात करते हैं सातवाहन। उपलब्ध सीमित साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि शुंगों ने अपने पड़ोसी प्रदेशों से अनेक युद्ध किए। संभवतः इसमें सातवाहन भी शामिल थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी से पूर्व दक्षिण में दक्कन के विस्तृत भूभाग पर शासन किया। तो देखिए, जो सातवाहन क्या किया? भारत के जो दक्षिणी भाग था वहां पर इन्होंने शासन किया था। और शुंग साम्राज्य के दक्षिण में स्थित इस शक्तिशाली वंश को कभी कभी आंध्र के रूप में भी जाना जाता है। सातवाहन एक शक्तिशाली राजवंश था और उसका मुख्य तो वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के प्रदेशों में विस्तृत था। भिन्न भिन्न समय पर इसकी राजधानी अनेक स्थानों पर रही, जिसमें अमरावती और प्रतिष्ठान विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य बहुत फला फूला। ठीक है, यानी कि जो सातवाहन साम्राज्य था उसमें जो व्यापार था उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई थी। ठीक है, सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक अर्थात पश्चिमी एवं पूर्वी समुद्री तटों से प्राप्त हुए हैं। जो सातवाहन थे उन्होंने कौन से सिक्के जारी किए थे? उन्होंने सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और वास्तव में अनेक सिक्कों पर आज जहाज के चित्र अंकित है। और जो उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उस पर जो जहाज होते हैं उनके चित्र देखो आप, जैसे कि सातवाहन सिक्कों पर अंकित दो मस्तूल समुद्री जहाज की छवि। ठीक है, जो यह दर्शाते हैं कि समुद्री व्यापार तत्कालीन आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। यहाँ दिए गए सिक्कों पर दर्शाए गए जहाज की बनावट से पता चलता है कि जहाज निर्माण और नौ परिवहन की तकनीक अत्यधिक उन्नत थी। कृष्णा गोदावरी नदी घाटियों में कृषि फल फूल रही थी, जिसने राज्य को आर्थिक स्थिरता प्रदान की। सातवाहनों के पास सक्रिय व्यापार तंत्र था जो रोमन साम्राज्य तक विस्तृत था। इस व्यापारिक गतिविधि में मसालों, वस्त्रों, चंदन और विलासिता की वस्तुएं जैसे इत्यादि का व्यापार होता था, जबकि कांच और सुगंधित मलहम जैसे उत्पादों का आयात किया जाता था। व्यापार पर लगने वाले कर एवं शुल्क राज्य की आय में वृद्धि करते थे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण राजनीतिक स्थिरता ने साहित्य, कला और संस्कृति के विकास को बल प्रदान किया। इसमें सातवाहनों का योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा। अब बात करते हैं कि सातवाहन काल में जन जीवन, यानी कि सातवाहन के काल में जो जनजीवन था वो कैसा था। सातवाहन परंपरा के अनुसार राजकुमारों के नाम प्राय उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे। ठीक है, यानी कि सातवाहन में क्या होता था, ये सातवाहन का काल चलता उस टाइम में जो बच्चों के जो नाम रखे, जो राजकुमारों के जो नाम रखे जाते थे वो माताओं के नाम पर रखे जाते थे। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र शतकर्णी का नाम उनकी महात्मा गौतमी बलश्री के नाम पर रखा गया था। गौतमी बलश्री एक शक्तिशाली रानी थी जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दी और नासिक में एक महत्वपूर्ण शिलालेख उत्कीर्ण करवाया जो राज्य में उनके प्रभाव को दर्शाता है। देखो आप ये देख सकते हो कि सातवां का सिक्का जिसमें ब्राह्मी लिपि में गौतमी पुत्र राजा शतकर्णी लेख उत्कीर्ण है। ये जो लिखा गया है ये सिक्का ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। एक अन्य प्रमुख अभिलेख पुणे के निकट स्थित नाणेघाट की गुफाओं में महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। यह एक सातवाहन विधवा रानी पर केंद्रित है जिन्होंने उल्लेखनीय रूप से अश्वमेध यज्ञ सहित अनेक वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए। इस अभिलेख में हमें इंद्र, चंद्र और सूर्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। हमें रानी द्वारा दान दिए गए दान की भी सूची मिलती है, जिनमें भूमि, गाय, घोड़े, चांदी
किसी के अन्य वस्तुएं शामिल हैं और जो पुरोहितों, अतिथियों, कर्मकारों, विद्वानों एवं भिक्षुओं को समर्पित की गई थी। देखो उस टाइम में जो दान में किया तो गाय, घोड़े, सोने चांदी के सिक्के, ये सारी चीजें वहां उस टाइम में दान में दी जाती थी। ठीक है, ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इनमें कुछ अंक संख्याओं के प्रतीक भी मिले हैं जिनका स्वरूप आज के अंकों से मिलता जुलता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। ये इस बात का साक्ष्य है कि आधुनिक अंकों की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। यानी कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो देखो ना 1 2 4 6 7, ये जैसे हम आज लिखते हैं ऐसे उस टाइम में लिखा जाता था। यानी कि जो अंक हैं, अंकों की जो उत्पत्ति हुई है, जो आज के टाइम में जो अंक लिखे जाते हैं, संख्या लिखी जाती है, उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उनकी भारत में ही हुई है। ठीक है, सातवाहन वासुदेव कृष्ण का ही नाम के एक उपासक थे। यद्यपि उन्होंने अन्य दर्शन पद्धतियों का भी संरक्षण किया जो उनके शासनकाल में समृद्ध हुई। उदाहरण के लिए सातवां नरेशों ने प्राय वैदिक विद्वानों जैसे मुनियों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त कृषि प्रदान की, जिससे वे अपने अध्ययन और साधना में संलग्न रह सके। 3वीं शताब्दी में सातवाहन साम्राज्य छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गया था। इसके विघटन के कई कारण रहे। इनमें सबसे प्रमुख था केंद्रीय शासन की दुर्बलता और धीरे धीरे होता हुआ आर्थिक पतन। देखिए जो सातवाहन था ये छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित का मतलब राज्यों में ये बट गया था। और इसके बटने के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण तो कि जो केंद्रीय शक्तियां थी वो कमजोर हो गई थी और धीरे धीरे जो उनका जो आर्थिक पतन है वो भी हो गया था। ठीक है, इससे क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी सत्ता स्थापित करने या पुनः प्रतिष्ठित करने का अवसर मिला और नए नए राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, देखो आज इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और आगे के लिए हम अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। इससे आगे के जो चैप्टर है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उन बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि जितना हमने पढ़ा इतना आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आपको डाउट सेशन के लिए लाइव क्लास भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।